फर्स्टली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस मूवी के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो समय था, इस मूवी का परफेक्ट रिलीज का समय था। जिस प्रकार के हालात बने हैं देश में भी, जिस प्रकार जेएनयू में हुआ, जिस प्रकार जो लेफ्ट मेंटालिटी है उसने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया। मैं आपसे ज़्यादा सवाल तो नहीं करना चाहता, पर एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। आपकी जो मूवी है उसमें एंड में आप चाहें तो वो जेएनयू में जिस तरीके के नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, या भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये मूवी को और एक एज देगा। ये मेरा एक छोटा सा एक सुझाव है। थैंक यू। पर देखिए, फिल्मकार जो होते हैं उन लोगों को पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। तो इसका ना तो मकसद किसी को नीचा दिखाना है ना किसी को ऊपर दिखाना है। अगर आप देखें, शायद ये पहली फिल्म है विश्व के इतिहास में जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें एक भी पॉलिटिशियन नहीं है। आपने नोटिस किया है? दूसरी बात ये है कि जिस ईमानदारी से मैंने अनुपम खेर जो रोल कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से जो बात वो कहते हैं, अगर आप देखें तो उनकी बातें भी बहुत सारी गलत नहीं है। प्रॉब्लम है जो तरीके हैं वो गलत है। एक है जो देश का विभाजन करता है, जो उसको कमजोर करता है, और दूसरा जो है वो देश को प्रबल करता है। तो इन दोनों के बीच में चॉइस है। मैंने अपनी चॉइस आपके सामने रख दी है। अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ी है, आपको अपनी चॉइस करनी है। तो मेरी लड़ाई कन्हैया से नहीं है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो कन्हैया बनाते हैं। Sir, my question is, since this script was written 2 years before, and at that time there was no Kanhaiya Kumar, and we didn't even know meaning of intolerance. So, sir, my question is that 3 years before, how did you manage to think as a script writer that the audience will eventually connect with your story at that time? इसका तो मैं भी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, इफ यू इज द कन्विक्शन ऑफ ए थॉट, इफ यू बिलीव इन समथिंग। आपने सुना होगा, लिखा तो किसी और ने, बहुत महान राइटर ने लिखा है, पॉलो कोएल्हो उनका नाम है, लेकिन आपने शाहरुख खान की फिल्म में सुना होगा, अगर आप किसी चीज़ की ठान लें तो सारी कायनात उसे बनाने में आपकी हेल्प करती है। तो शायद ऐसा हुआ, या हो सकता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि शायद देश का कुछ अच्छा वक्त भी चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपने आप एक्सपोज होते जा रहे हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो शायद ये उसी एक पैटर्न का हिस्सा है। सर, क्या आपको नहीं लगता आपकी मूवी लेफ्ट का एक बिल्कुल नेगेटिव पोर्ट्रेयल कर रही है? हम आज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं पर्सनली छत्तीसगढ़, बस्तर, जहाँ भी नक्सलवाद का मूवमेंट हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानता। माओइस्ट के बारे में मान लीजिए कुछ नहीं जानता, लेफ्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। पर आज आपकी मूवी जो पोर्ट्रेयल कर रही है, मैं लेफ्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसी भी है, जो भी है, मैं उसका एक बहुत ही फंडामेंटल इंटरप्रिटेशन लूंगा। मैं मानूंगा कि लेफ्ट अगर कोई बिलीव करता है लेफ्ट में, तो वो माओइस्ट ही है। मैं आइसोलेट नहीं कर सकता लेफ्ट को और माओइस्ट को, जैसे मैं राइटिस्ट को और फंडामेंटलिज्म जो है, एक्सट्रीमिज्म, उसको आइसोलेट नहीं कर सकता। वैसे ये पोर्ट्रेयल मुझे बहुत ही एक तरफा लगा, क्योंकि एक तरफा है, इसमें कोई ऐसी हिपोक्रेसी नहीं है। ऐसा मेरे को ये नहीं समझ में आता है, देश में क्यों ऐसी एक धारणा सी बन गई है कि हम लोगों को हमेशा मिडिल ऑफ द रोड चलना चाहिए, इसको भी खुश रखें उसको भी खुश रखें। जो चीज गलत है उसको गलत बोलने में क्या हर्ज है? कौन सा विश्व में ऐसा देश है, मुझे बताइए, हिंदुस्तान में माओ क्या कर रहे हैं? हम गांधी को भूल गए, हम विवेकानंद को भूल गए, हम बुद्ध को भूल गए। ये वो देश है जिसने 4 धर्मों को जन्म दिया है, जानते हैं आप? 4 या 5 मेरे ख्याल से जन्म दिया है। एक फिल्म है किसी के ऊपर, आजादी के ऊपर एक फिल्म है, गांधी के ऊपर किसी हिंदुस्तानी ने एक फिल्म बनाई है। गांधी को छोड़िए, जिन लोगों ने राज किया उनके, नेहरू के ऊपर बनाई है, बुद्ध के ऊपर बनाई है। एक जीसस क्राइस्ट है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एक जीसस क्राइस्ट के ऊपर कम से कम हजारों फिल्में, एक लिंकन, उनके ऊपर इतनी फिल्में। इस देश ने कभी टैलेंट को, मेरिट को सेलिब्रेट ही नहीं किया। पिछले 70 साल में हमने सिर्फ मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट किया। और ये आपका जो सवाल है, ये उसी का नतीजा है। मैं आपको, आप कहां के रहने वाले हैं?
भोपाल के रहने वाले, पिछली बार आपने कब नेशनल टीवी में भोपाल का नाम सुना था? कब आपने झांसी का नाम सुना था? कब आपने विशाखापट्टनम का नाम सुना था? एक हिंदुस्तान है जिसको काट के फेंक दिया गया अलग। आपको कोई स्टूडेंट मानते ही नहीं है। बाहर मेरी लड़कों से बात हो रही थी, आप भोपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको कोई मानते ही नहीं कि आप स्टूडेंट यहां कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब तक इस देश में उसी आदमी को इंटेलेक्चुअल माना गया है जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चला है, जो इस देश की बात करता है। मैं पिछले 4-5 दिन पहले IIT बॉम्बे में मेरी फिल्म दिखाई गई थी और वहां मेरे बगल में एक प्रोफेसर साहब बैठे थे। उनने मुझसे ये बोला, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कौन थे। उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने आजकल कॉन्फ्रेंसेस में जाना इसलिए बंद कर दिया है कि उन्हें वैदिक मैथमेटिक्स में बात करता हूं, और जब मैं आज वैदिक मैथमेटिक्स में बात करता हूं लोग कहते हैं तुम संघी हो। ये वो प्रोफेसर है जिन्होंने रुपी का जो साइन है वो इजाद किया है। बड़ा अफसोस की बात है कि आज इस देश में आप जब इस देश की बात करते हैं, एक छोटे मिडिल क्लास आदमी की बात करते हैं, उसको हमने काट के फेंक दिया है। हमारी फिल्मों में, हमारे लिटरेचर में, हमारे मीडिया में, हमारे नेशनल नैरेटिव में वो कॉमन आदमी आप और मेरे जैसे लोग हैं ही नहीं। पिछले कुछ दिन पहले NDTV में प्रणय रॉय का एक शो चल रहा था जिसमें उन्होंने इंडिया के 4 सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर्स को बुलाया था। एक स्नैपडील, एक फ्लिपकार्ट, एक ओला टैक्सीज एंड चौथा था पेटीएम। पेटीएम आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनोवेटिव स्टार्टअप। उसके जो ओनर हैं उनसे प्रणय ने सबसे पूछा, और आखिर में वो बैठे थे चूंकि, उनसे ये पूछा कि आपकी जो ये जर्नी है यहां से लेकर इतनी बड़ी सक्सेस की, उसमें कौन सी एक चीज है जो सबसे बड़ी बाधा बन के आपके इस रास्ते में आई? कल्पना कीजिए उन्होंने क्या बोला होगा। उन्होंने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। तो उन्होंने उससे पूछा आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ? कहने लगे जब मैं हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका चल गया, वहां किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था मुझे अंग्रेजी आती थी कि नहीं आती थी। तो हम लोगों ने सत्य बोलना बंद कर दिया है। कम से कम सत्य की तरफ उंगली उठाना भी बंद कर दिया है। हमको लगता है कि यार ठीक है यार, इसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो, बीच का रास्ता काट के निकाल लो। इसलिए कि लेफ्टिस्ट, ये अंग्रेजों ने भी हमारे साथ किया, ये मुगल लोगों ने भी हमारे साथ किया, और सारी दुनिया में स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको किसी देश को तोड़ना है तो सबसे पहले उन लोगों की हर चीज के ऊपर सवाल उठाए जाए। आज आपकी हर चीज के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आपके धर्म कौन है, आपके ट्रेडिशंस कौन है, आपके त्यौहार क्या है। एक नेशन की पूरी मॉरल करेज जो है उसको तोड़ के आज हमने इतना दयनीय बना दिया है उसको। इतने अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि हमने मिडिल क्लास आदमी को इतना निचोड़ के एक्सप्लॉइट किया है कि एक चीफ मिनिस्टर को 24 घंटे मिडिल क्लास आदमी के कपड़े पहन के नौटंकी करनी पड़ती है। कितने दुर्भाग्य की बात है इस देश के। बंगाल में भी ममता दीदी, पीछे वाले कोई पूछे। ये आपकी मूवी तो डेफिनेटली एक आई ओपनर है बहुत लोगों के लिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है। मेरा नाम अशोक सिंह बैस है। जी हाँ जी। और मैं ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ। जी हाँ जी। इसका एंड जो हुआ है उसमें बंदे ने कहा है कि रिवॉल्यूशन हम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल बहुत सीधा और डायरेक्ट है। इस रिवॉल्यूशन का जो बॉडी शेप है, जो तरीका है, जितने यहाँ पे लोग देखने वाले हैं, यंगस्टर्स जो कल इस रिवॉल्यूशन के हिस्सा बनेंगे, वो कब देखने मिलेगा? तो ये पिक्चर तो 13 मई को आ रही है। नहीं, इसके बाद वाली पिक्चर के लिए सर इसके बाद जो मैं फिल्म बना रहा हूँ, जब मैंने बताया कुछ लोगों को कि फिल्म बना रहा हूँ, उन्होंने विषय पूछा तो मैं बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझसे उन्होंने पूछा आपका लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं। मैं इसके बाद बना रहा हूँ फिल्म जो इमरजेंसी पे शुरू होगी वो फोर्स में खत्म होगी। तो लेट्स सी। हेलो सर, मेरा नाम सुलभ है। Yeah. सर मैं पिछले मार्च महीने में कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट गया हुआ था, जो बस्तर का एक कभी टुकड़ा हो गया है। 7-8 जिले जो बना दिए गए हैं। सर मेरा ये कहना है, आपने जिस तरह से मूवीज़ में बस्तर का जो दिखाया, वहाँ पे नीले जो हमारे यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लूज होता है इस्तेमाल करते हैं, उससे लिखा होता था अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रवेश वर्जित, पुलिस प्रवेश वर्जित और CRP प्रवेश वर्जित। मैं वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए गया था कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज आपकी फिल्म देख करके मुझे मतलब कि ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जो चीज़ मैंने वहाँ देखी थी सामने से, मैं लोगों को बताता था तो लोग शायद ये सोचते थे कि हाँ गया है, नक्सल बोल करके लोग बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज मैंने सबके सामने जो मूवी आपने जो दिखाई है, जिस तरह से जो भी आपने प्रेजेंट किया है, वो उसका वास्तविक चित्रण है।
जो मैंने वहाँ पे अपने आंखों से देखा हुआ है। सर ये बोलना चाहता हूँ। सर मैं इस बारे में आपको एक बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बात बताना। हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि कोई रईस लड़का होगा, ऐसा फिल्मों में और हमारे उसमें नेशनल नैरेटिव में, कोई रईस लड़का होगा, कोई रईस आदमी होगा, उसका बेटा जाके लड़कियों को रेप करता होगा। कोई रईस आदमी होगा, उसकी बेटी हमेशा बिगड़ी होगी। कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति होगा तो बड़ा सीधा, शरीफ और दानी टाइप का होगा। कोई क्रिश्चियन होगा तो उसके घर में सब लोग बियर पीते हुए अंग्रेजी गानों पे डांस करते होंगे। ये हमने पता नहीं क्यों ऐसा नैरेटिव कर दिया, एक अलग तरह की माँ, एक अलग तरह का पुलिस इंस्पेक्टर क्रिएट कर दिया। आज कश्मीर पे एक भी ऑनेस्ट फिल्म नहीं है, एक भी ऑनेस्ट फिल्म नहीं। जब हमें कश्मीर दिखाना होता है तो हमको शेक्सपियर का सहारा लेकर आर्मी को बिना ब्लेम किए हम फिल्म बना नहीं सकते। हमने एक झूठी फिल्म बनाई। मेरा हैदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत लोगों की इज्जत करता हूँ, बहुत महान डायरेक्टर है, यानी ऐसे डायरेक्टर बहुत सालों में होते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतनी हिपोक्रेसी इस देश के अंदर है कि आप एक मंदिर में जाके बिस्मिल्लाह गाना कर सकते हो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या उसका रिवर्स भी हो सकता है क्या? Hello, sir. And congratulations for this movie, sir. Thank you. So my question is very straight. That we are living in a country which has three distinct names: India, Bharat, Hindustan, Jamhuri. There are so many names. We are the people who were taught history from those historians which didn't belong to this nation. All the history, all piece of history have been written by the Britishers. So my question is, there is no utopia, there is no utopia. The red is not red. So where do you see your movie? If you call it a movie from a tricolor, then you would be called a Sanghi. I'm already called a Sanghi. So the question is, if it is against red, if it is against red, so which color do you want to depict? What would be the color, real color of your movie, sir? See, the real color of my movie is truth. Because मुझे ऐसा लगा कहीं पे, मैं भी कहीं पे मीडियोक्रिटी में सब होता जा रहा था। मुझे लग रहा था सर्वाइव करना है, सब सर्वाइव करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी, खूब पैसा होगा, सब होगा। पर मुझे लगा नहीं, अल्टीमेटली कहीं पे मेरी अंतरात्मा ने बोला कि नहीं, सत्य बोलना ज़रूरी है। और वो कहानी जिसको 70 साल से दबाया गया और बताया नहीं गया, उसे बोलना ज़रूरी है। फिर दूसरा मैंने ये निश्चय किया कि वो जैसी मैं वैसी दिखाऊँगा। देखिए, सत्य बहुत डिस्टर्बिंग होता है। दुनिया में सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ होती है सत्य। ये मूवी इसलिए डिस्टर्ब कर रही है लोगों को क्योंकि ये सत्य है। मैं भी इसमें घुमा फिरा के ऐसा कि ये भी सही है, वो भी सही है। और अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं किसी एक जगह ब्लेम सारा डाल देता पॉलिटिशियंस के ऊपर, क्योंकि हमारी फिल्मों में ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियन सारे खराब हैं, हम ये दिखाते हैं कि पुलिस वाले सारे खराब हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर सारे खराब हैं, और जो सबसे अच्छा आदमी है वो एक आम हिंदुस्तानी है जो कभी ना घूस देता है ना बेईमानी करता है, वो बहुत अच्छा है। ऐसे दिखाते हैं ना हम लोग। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को ठोक देती तो कहते हैं बड़ी गाड़ी खराब है, छोटी गाड़ी खराब है। तो हमने एक ऐसा हिपोक्रेसी का वातावरण अपने चारों तरफ क्रिएट कर दिया है कि अब हमको सत्य जब सुनते हैं तो बहुत डिस्टर्ब करता है। इसलिए इस फिल्म का इतना विरोध है। इस फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं, आप देखिए, इतनी पॉजिटिव फिल्म है। जब खत्म होती है, लड़का कहता है बीच में से मिडिल मैन निकाल दो, यही तो सब लोग चाहते हैं, यही तो लेफ्ट भी चाहता है, यही राइट चाहता है, तो बुरा क्यों लगता है? तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए अब देखिए, अब आप लोग सपोर्ट करिए इसको, इसके बारे में अगर आपको लगता है। सॉरी, कुछ कह रहे थे? प्लीज, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? सर, मेरा नाम हरिओमार है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने ये बताया कि एक टाइम है, अभी एक टाइम है जो कि बहुत अच्छा है इस रिवोल्यूशन के लिए। तो जैसे ये टाइम चल रहा है, ये टाइम खत्म होते क्या रिवोल्यूशन भी ऐसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी ये नहीं चला जिस तरह का रिवोल्यूशन अब आया है। क्या ये ऐसा गवर्नमेंट की वजह से हुआ ये, या फिर कोई एकदम से कुछ मतलब ऐसे सिचुएशन आ गई है अब कि हमें करना ही पड़ेगा? और देखिए, इस दुनिया में आप समझ क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में बहुत ही कम देश है जहाँ पे रेवोल्यूशन की बात होती है आज तक। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के साथ क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पर उनका वो चाहते थे कि पूरे विश्व में उनका नाम एक थिंकर, इंटेलेक्चुअल, डिप्लोमैट की तरह से हो। और उस समय में सोशलिज्म बहुत पॉपुलर और एक नई तरह की आइडियोलॉजी थी और काफ़ी उसको लोग करते थे। तो हमारे यहाँ दैट्स हाउ सोशलिज्म हमारे यहाँ है। एक फ्री कंट्री में मुझे ये बताइए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, बजाय ये कहने के उनको लगा कि मैं जिम्मेदार हूँ, आज़ादी दे दी है, लोगों को रोटी, खाना, पानी देना भी मेरी जिम्मेदारी है। इंटेंशन बहुत अच्छे थे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता,
अगर समझिए ये बोला होता उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से, देखिए मैं आपको आज़ादी दिला सकता था, मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन अपनी रोटी कमाना, अपनी छत बनाना, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, जाइए अपना देश बनाइए। तो आज हमारा देश कहाँ है? सर जैसे ये आपने बताया कि नक्सलाइट के सपोर्टर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो जो टोटल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें कितने परसेंट ये लोग नक्सलाइट से जुड़े हो सकते हैं? 1%, 0.1? देखिए, दुनिया को आगे बढ़ाने वाले और दुनिया को पीछे ले जाने वाले हमेशा 1% ही होते हैं। 99% सिर्फ फॉलो करते हैं और मजबूरी में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे यहाँ पिछले 70 साल में धीरे धीरे इस तरह से एक करप्ट सरकार, जब सरकार करप्ट होती है, सरकार तो वो क्या करती है, तो वो अपने जो लोग साइकोफेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो उनकी वफादारी करते हैं, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें बैठा दिया जाता है, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। वो इकोसिस्टम ये है कि आज हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट हो चाहे कुछ हो, उसमें एक ही विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। और इसके कारण ये कि जो नेशनल नैरेटिव है, जो डिसाइड करता है कि देश का एजेंडा क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, उसमें कभी आप देखेंगे नहीं एक मिडिल क्लास, स्मॉल टाउन, इंडियन टाइप का आदमी आपको कभी मिलेगा नहीं। उसमें आपको हमेशा वो लोग मिलेंगे जो कि करप्ट सरकार के बेनिफिशरीज हैं, जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से लौट के इंडिया आते हैं और इंडिया को बताते हैं आइडिया ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए। हमने आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। मैं आपसे जाने के पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं? जब भी इंटेलेक्चुअल्स की बात होती है इस देश में, सिर्फ वही गिन फिर के 40-50 नाम आते हैं, जिनमें कुछ मीडिया के लोग होते हैं, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं ईश्वर जानता है, लेकिन कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में बैठे होते हैं। आपने कभी उन मैथमेटिशियंस का, जिन लोगों ने मार्स में मिशन भेजा, कभी उनका नाम इंटेलेक्चुअल्स में सुना है आज तक? आपने आज अगर प्रेमचंद होते, रामधारी सिंह दिनकर होते, उनका नाम नहीं होता इंटेलेक्चुअल्स में इस देश में। नाम किसका आता है? जब इंटेलेक्चुअल्स मीट होती है, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, कौन लोग जाते हैं? चंद मीडिया के 2-4 लोग। और जो मीडिया के लोगों ने एक सवाल आज जर्नलिस्ट लोग मुझसे पूछे थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा और मैं आपसे फिर पूछता हूं जाने के पहले, आज रात को आपको सोचने का टाइम मिलेगा। एक भारत जैसे गरीब देश में एक जर्नलिस्ट के पास कितनी संपत्ति हो सकती है? मुझे जवाब दीजिए। हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के जो टॉप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उनके पास कितनी संपत्ति हो सकती है? एक फिगर बताइए, कोई तो बोलिए। वो लोग जिनको आप रोज टीवी में देखते हैं, जिनके नाम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, मैं लूंगा नहीं उनका नाम, उन सबकी 1000-1000 करोड़ की संपत्ति है। ये राडिया एक मेटाफर है। राडिया केस जानते हैं आप लोग? ये एक मेटाफर है और वही लोग आज नेशनल नैरेटिव डिसाइड करते हैं। और यही कारण है कि लखनऊ, कानपुर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के लड़के लड़की, आम आदमी की चर्चा कभी होती नहीं, सिर्फ जेएनयू की होती है। जैसे जेएनयू ही एक इंस्टीट्यूट हो पूरे हिंदुस्तान में, जैसे दिल्ली एक स्टेट ऑफ पूरे हिंदुस्तान में। आप कभी दूसरी स्टेट्स के लोग में क्या चीफ मिनिस्टर्स नहीं है? बाकी जगह पे एक ही चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में। ये सवाल आप सोचिएगा। और इसको किसने करने दिया? ये तब होता है जब देश का आम आदमी की जो मॉरल करेज है उसको दबा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया हो। और मुझे लगता है आज जो सोशल मीडिया है वो इतनी बड़ी ताकत है क्योंकि उसको कोई ओन नहीं करता। उसके जरिए आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल गई है। सारी दुनिया के जो सारे थॉट्स आप तक कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। आजकल मिनिस्टर और ये लोग झूठ नहीं बोल सकते। सारे मीडिया वाले किस तरह से मैनिपुलेट करते थे सारे फैक्ट्स को, करते थे कि नहीं करते थे? आज समझिए सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको लगता है जो लोग अवार्ड वापसी कर रहे हैं वाकई में इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया को यूज करिए। ये फिल्म एक फिल्म नहीं है। अगर ये फिल्म होती तो मैं आपको यहां दिखाता नहीं। अगर बॉक्स ऑफिस की मुझे चिंता होती तो मैं यहां दिखाता नहीं। ये फिल्म 13 मई को आ रही है और इसके साथ एक बहुत ही ताकतवर फिल्म आने वाली है अजहर नाम की। 13 मई को आप लोगों को चूज करना है बुद्धा वर्सेस अजहर। ये चॉइस करिएगा सोशल मीडिया में। लोगों को पता चलना चाहिए व्हाट यू हैव चूजन। मैं आपका सपोर्ट मांगने आया हूं और भोपाल से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती है ये सपोर्ट मांगने के लिए। प्लीज सपोर्ट दिस।
सर सॉरी अगर मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। जी हाँ सर। सर आपने एक टॉप जर्नलिस्ट की संपत्ति कितनी बताई? 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपए, यानी हम जीरो के आगे और 3 0 4 0। एक सन्यासी क्या होता है? एक सन्यासी क्या होता है जो हमारे समाज को छोड़ चुका है, यानी कि जो गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थ यानी धन इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ता। बाबा रामदेव के पास कितनी संपत्ति है? नहीं तो मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि वो अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, मैं बस समाज के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। पर आपका जो सवाल है, एक दूसरा सवाल सर, एक मिनट। अगर हमारे समाज के लिए कॉर्पोरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये लोग जो एक नया हमारे सामने एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं, जैसे कि एक नई कंपनी खोलते हैं या एक नई इंस्टीट्यूशन फर्म खोलते हैं, वो हमारे लोगों को जॉब्स देते हैं, वो हमारे यहाँ इकोनॉमी क्रिएट करते हैं, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करवाते हैं। 1200 करोड़ की संपत्ति के सामने एक विजय माल्या का 9000 करोड़ रुपए का सिर्फ अनपेड लोन, उससे ज्यादा अंबानी के ऊपर है, मुकेश अंबानी के ऊपर 1 लाख टोटल हमारे बैड लोन्स 1,14,000 करोड़ रुपए, यानी कि वो लोन्स हैं जो वो लोग डेलिबरेटली नहीं चुका रहे। आपने घर खरीदने के लिए 50 लाख का लोन लिया, 10 लाख चुकाया, और घर होने के बाद भी आपने 40 लाख का लोन चुकाने से मना कर दिया, ये बैड लोन होता है। आपको ऐसा क्यों लगा इससे मैं हर्ट होऊंगा? मेरे पास तो जितना पैसा था मैंने इसमें लगाया और कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं बस एक पानी की बोतल। नहीं सर, बट मैं तो खुश हूं आपकी बात से। ये फिल्म अगर आप समझे होंगे तो लास्ट में कहता है नो मिडिल मैन, ये है नए भारत की नेक्स्ट। एग्जैक्टली सर, नो मिडिल मैन, करेक्ट। तो मेरी और आपकी विचारधारा बिल्कुल एक है। इस विचारधारा से ना तो मैं हर्ट होऊंगा ना आप होंगे, इससे वो लोग हर्ट होंगे जिनके पास 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति। But what if even our capitalists? But what if the people who generate capital also become like the Naxali? What if they also do all these things? They also meddle in black money. They also go to extreme levels to only get their calendars printed, their beers. What is? What is the solution? देखिए क्या है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, सब लोग समझ गए, पर मैं आपको एक छोटी सी जाने वाली बात कहना चाहता हूँ। हमारी फिल्मों में हमेशा दिखाते हैं कि जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा गलत होता है। हमेशा गलत होता है ना अमीर आदमी, गरीब आदमी हमेशा अच्छा होता है। ऐसा दिखाते कि नहीं दिखाते फिल्मों में? हमारे ऐसे दिखाते हैं हमेशा कि अमीर आदमी खराब होता है और गरीब आदमी अच्छा होता है। मैं तो फिल्म लाइन को आप एक फिल्म बताइए जिसमें दिखाया हो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत अच्छा आदमी है और गरीब आदमी खराब है और वो खराब है, ऐसा तो नहीं दिखाते। हमारे नेता भी क्या बातें करते हैं हमेशा। एक प्रॉब्लम ये है, अगर आप अपनी मेरिट से पैसा कमाते हैं, अगर आपने बल का इजाद किया और आपके पास पैसे आ रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप एक गरीब आदमी का खून पी के पैसे कमाते हैं, उसमें गलत बात है। इतना बस डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आपको पैसे से नफरत करना अच्छी बात नहीं है। अगर इंसान ने सबसे कोई क्रिएटिव चीज का इजाद किया है तो मेरी बात मानिएगा, वो है पैसा। क्योंकि पैसा जो है आपके टैलेंट, आपके मेरिट का स्ट्रेट ट्रांसलेशन है। पैसे से नफरत मत करिए, गलत तरीके से पैसे कमाने से नफरत करिए। हमारे यहाँ करप्ट लोगों ने ये बोल दिया कि पैसा ही गलत चीज है। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? अपने खेती करते गाँव में क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? ताकि आप अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाएं, घर भेजें, आपके गांव का फायदा, आपके घर का फायदा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ सॉरी, बस चलिए सर, पूछ लीजिए, चलिए अच्छा चलिए, आउटसाइड चल रही बात करते हैं, वहां मैं घंटों कर सकता हूं। तो प्लीज इसके बारे में अच्छी लगी हो बुरी हो लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, मैं पढ़ूंगा, एक एक चीजों में हर एक का जवाब देता हूं। आप पूछ लीजिए, मैं उन लोगों में से नहीं हो जवाब नहीं देते, बट प्लीज सपोर्ट दिस फिल्म।